करेंगे। ठीक है, तो जो जो मैं बताता जाऊं आप प्लीज कॉपी पर नोट डाउन करते रहिएगा। 3D वाह मेरे ब्लॉग चैनल हैं। चलिए चलो भाई आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्लास करने वाले हैं आज, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंक्शन के और उसके बाद हम सारे फॉर्मूलाज पर पहुंचेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हो कि जैसे ही जब आप अपनी MS एक्सेल की विंडो को खोलते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो किस टैब में मिलेंगे। तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए, आपका आंसर होगा फॉर्मूला टैब में। ठीक है, सबसे पहला आंसर आपसे यही पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा क्या कि किस टैब में, ऑन विच टैब। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं नोट डाउन करते रहे। किस टैब पर आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो आपको फॉर्मूला टैब पर मिलेंगे। किस फंक्शंस के बारे में पूछेगा तो फॉर्मूला टैब पर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है कि फंक्शन जितने भी हैं वो किस ग्रुप में मिलेंगे फॉर्मूला टैब पर, तो आपका आंसर होना चाहिए फंक्शन लाइब्रेरी। आपका आंसर तुरंत होना चाहिए फंक्शन लाइब्रेरी में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने ये लास्ट क्लास में कराया हुआ है। आपसे ये पूछेगा, ये है ग्रुप का नाम, क्या ग्रुप का नाम है फंक्शन लाइब्रेरी, और किस टैब में मिलेगा, आपको आंसर होना चाहिए फॉर्मूला टैब के अंदर। आप जब फंक्शन लाइब्रेरी जाएंगे तो आपके ये देखिए, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुक एंड रेफरेंस, मैथ एंड टिग्नोमेट्री, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटेबिलिटी और वेब, इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये नोट डाउन कर लेना कि फंक्शन लाइब्रेरी में किस किस कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। तो पहला नोट डाउन करिएगा फाइनेंशियल, दूसरा लॉजिकल लिखिएगा, मैं भी लिख ही देता हूं। ठीक है, पहला लिखिएगा आप फाइनेंशियल, पहला आपका फाइनेंशियल हो गया। दूसरा आपका लॉजिकल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, मैं बताता चलूंगा कौन किसका फॉर्मूला है। कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलेज होते हैं। और चौथा आपका हो जाएगा डेट एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले मिलेंगे आपको। उसके बाद लुक अप एंड रेफरेंस, ये सभी चीजें नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा फार्मूला किस कैटेगरी का है, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, लुक एंड रेफरेंस हो गया, और उसके बाद में आप लिखिएगा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक ये कैटेगरी, तो फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये 6 कैटेगरी हो गई। 7वीं कैटेगरी होगी आपकी स्टैटिकल। ठीक है, 8वीं कैटेगरी होगी आपकी इंजीनियरिंग, 9 नंबर होगा क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले, 10 नंबर होगा इंफॉर्मेशन, 11 होगा कॉम्पिटेबिलिटी और 12 नंबर होगा वेब। तो टोटल 12 कैटेगरीज के एक्सेल में फॉर्मूले मिलते हैं आपको अलग अलग कैटेगरी में। तो सारी की सारी चीजें नोट डाउन करके रखिएगा कौन कौन सी आपकी कैटेगरी के अंदर फॉर्मूले आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका ले लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे आगे की। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप यहां पर इस चीज को देख पा रहे होगे, दिस वन। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप फॉर्मूला बार। ठीक है, इसको बोलते हो आप फॉर्मूला बार। जब भी आपको कभी भी फंक्शन इंसर्ट करना होगा तो आप ये देख रहे होगे fx लिखा हुआ है यहां पे, या तो इस fx पर क्लिक करिए, आपका फंक्शन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। टू इंसर्ट द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपको यहां पे प्रेस करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपको ये बड़ा सा आपको यहां पर दिख रहा होगा इंसर्ट फंक्शन, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा। बात आ गई समझ में। और एक इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, चलिए वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसका ले लो सभी लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग आगे, चलिएगा भाई। तो अब देखो कुछ इससे रिलेटेड कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से इसको पढ़ेंगे और इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब देखिए, पहला लिखा हुआ है
डैश आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज। एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कहेगा यहां पर क्या फिल करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। ठीक है, जो भी जितने फॉर्मूलेज पहले से प्री डिफाइंड किए गए हैं और आप डायरेक्टली उनको अपनी कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हो, उनको कहते हैं हम फंक्शंस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, फंक्शन होगा। दूसरा लिखा हुआ है कि ऑल द फंक्शंस आर गिवन इन विच ग्रुप, मैंने अभी बताया है, तो किस ग्रुप में मिलते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी में। लिखिएगा फंक्शन लाइब्रेरी। ठीक है, और किस टैब के अंदर मिलेंगे, फॉर्मूला टैब के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है टू इंसर्ट अ फंक्शन, शॉर्टकट की बात हो रही है यहां पर। कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली अपनी सेल में फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट लिखिएगा शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली अपनी सेल में, अपने सेल एड्रेस पर, फॉर्मूला बार पे डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे भाई आगे की ओर। अगला देखिए लिखा हुआ है, कह रहा कि फंक्शन इन एक्सेल आर, जितने भी फंक्शंस होते हैं एक्सेल में सभी के सभी केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप कैपिटल में लिखोगे या स्मॉल में लिखोगे तो उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए केस सेंसिटिव का मतलब अगर स्मॉल है तो उसका मतलब कुछ और होगा, अगर वो कैपिटल में है तो उसका मतलब कुछ और होगा। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले, हालांकि सभी में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिसमें केस सेंसिटिव वर्क करता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आपके पास, इफ वी राइट अ फॉर्मूला इन अ स्मॉल लेटर इट ऑटोमेटिकली टेक्स कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। जिनमें केस सेंसिटिव नहीं होते, अगर आपने स्मॉल में लिखा भी है वो डायरेक्टली क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स को ले लेगा। लास्ट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कह रहा कोई भी फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इक्वल टू साइन। कौन सा, इक्वल टू साइन से आप अपने सभी फॉर्मूलेस को स्टार्ट कर दो। सपोज करिए आपको ऐड करना है 2, 3, 4 और 5, इन नंबर्स को ऐड करना है, तो आप सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे SUM, ठीक है, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे तब फंक्शन काम करेगा। तो इसलिए तो कोई भी फंक्शन जो है हमेशा किस साइन से स्टार्ट होगा, इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। और इसका सम आप निकाल लीजिए, 3, 2, 5, 10, 5, 5, 10, 4, 14 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका भी ले लेना सभी लोग स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं अपने मुख्य श्रृंखला की ओर, जो है आपके फंक्शंस। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले रीड आउट करेंगे कि ये क्या फंक्शन है। राउंड फंक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहला फंक्शन है राउंड फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होंगी तो उनको क्या करेगा, वो राउंड ऑफ करके लिखेगा। क्या होगा, कह रहा कि दिस फंक्शन राउंड ऑफ अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका सिंटेक्स क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका फंक्शन होगा राउंड, और यहां पर आप लिखोगे अपना जो भी नंबर होगा आपका। ठीक है, और नंबर के बाद आपका लिखा होगा सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब कि आप कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हो वो किससे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इस नंबर से। ठीक है, और ये वो नंबर होगा जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो। सपोज दैट लिखा हुआ है राउंड 3.271। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो 3.271 है ये क्या है, हमारा नंबर है जिसे आप राउंड ऑफ करना चाहते हो। और ये यहां पर जो 1 है, ठीक है,
इन सभी के बारे में जानकारी होने। यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ये आपका वो नंबर है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। मतलब आप कितने डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, कितने डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो। ठीक है, चलिए भाई अब हम देखेंगे इनके आंसर कैसे फाइंड आउट होंगे। लिखा हुआ है 3.271, इसका मतलब हम इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो 3.27 लिखा हुआ है 3.27 और कह रहा है इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 डिजिट मतलब कि 2 को पकड़ना है आपको। ठीक है, अब 2 से पहले चेक करना है क्या वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है क्या। अगर बड़ी है तो तुरंत राउंड ऑफ कर दीजिए, आंसर होगा आपका 3.3। ठीक है, और क्योंकि 1 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना था इस वजह से आंसर इसका क्या है 3.3 है। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करते जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएं तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, आप इसी पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है राउंड ऑफ करना है 255.4565, दिस इज द नंबर, और राउंड ऑफ करना चाह रहा है इस बार 2 डिजिट तक। तो हम नंबर लिखेंगे अपना 255.45 एंड 65, और राउंड ऑफ करना है इस बार 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट पकड़िए भाई, लास्ट वाले डेसिमल के जस्ट राइट में आपको 2 डिजिट देखने हैं, और उस दूसरे डिजिट के बाद अगर कोई नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब यहां आंसर होगा 255.46 जो है वो आपका आंसर होगा। इतनी बात क्लियर हुई भाई, बता देना कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई, यहां पर सिग्निफिकेंट अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, यहां भी पॉजिटिव मिलता है, तो बिल्कुल हमने सेम बात सीख ली। ठीक है, तीसरा यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा राउंड 31.5 और सिग्निफिकेंट इस बार माइनस में है। तो थोड़ा सा इस बार ध्यान देना, माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि अभी तक सॉरी हम डेसिमल के राइट हैंड साइड को राउंड ऑफ कर रहे थे, और जब भी हमें सिग्निफिकेंस नेगेटिव मिलेगा तो हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड को राउंड ऑफ करेंगे, वो भी अगर 1 है तो 10 के नियरेस्ट मल्टीपल के साथ। लिख लीजिएगा, अगर 1 है सिग्निफिकेंट तो हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू, अगर सिग्निफिकेंस आपका क्या है 1 है, इफ सिग्निफिकेंस इज 1 तो आप राउंड ऑफ करोगे अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। अगर 2 है सिग्निफिकेंस तो आप राउंड ऑफ करोगे अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। अगर 3 है तो आप करोगे अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000। ये तीनों बातें आपको याद करके रखनी हैं, किसके लिए, राउंड फंक्शन के लिए, जब भी सिग्निफिकेंस आपका नेगेटिव होगा। अब जरा ध्यान देना, 31.5 लिखा हुआ है। अब हमें 31.5 है, सिग्निफिकेंस है -1, सिग्निफिकेंस माइनस है तो तुरंत हमें इधर आना है, किधर, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 डिजिट तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब देख रहे होगे आपके पास है 31, मींस 5 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, तो नियरेस्ट मल्टीपल 10 का क्या होना, क्योंकि 1 है यहां पर, तो हम क्या लेंगे, मल्टीपल लेंगे 10 का जो सबसे नियरेस्ट होगा, और 31 का 31 का सबसे नियरेस्ट मल्टीपल जो 10 का होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, इस लिहाज से क्लियर नहीं हुआ सर राउंड ऑफ, भाई बिल्कुल समझते जाइए, जरूर क्लियर होगा। ठीक है, नहीं आएगा अभी एक बार फिर से बताएंगे। तो जब सिग्निफिकेंट आपका नेगेटिव था तो हमने डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड्स के डिजिट को पकड़ा, और ये चीजें मैंने लिखाई हैं। अगर 1 होगा तो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में आप राउंड ऑफ करोगे, अगर 2 होगा सिग्निफिकेंस माइनस का तो नियरेस्ट 100 का मल्टीपल होगा,
और 3 होगा तो नियरेस्ट 1000, ठीक है। अच्छा, अब आगे वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे। लिखा हुआ है 255.45 कॉमा -2, ये 55 है। इसका मतलब अब सिग्निफिकेंस आपका क्या हो गया? माइनस है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस है। तुरंत इधर आ जाओ, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आए आपको 2 डिजिट तक, इसका मतलब कि आपको राउंड ऑफ करना है कहां? 100 के मल्टीपल तक। अब 255 है, 50 से ऊपर है, इसका मतलब इसका नियरेस्ट मल्टीपल कहां होगा? 300 के पास होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या समझ आया या नहीं आया, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो क्या इसको राउंड ऑफ को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, नहीं तो हम फिर से बताते हैं। नहीं तो हम फिर से बताते हैं। आपको दिक्कत जो हो रही होगी वो सिर्फ इसी में हो रही है, नेगेटिव वाले में, ठीक है। चलो हम कुछ और समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, राउंड फंक्शन। जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है राउंड 40.45 है। नंबर है आपके पास राउंड 40.45 अप टू, ठीक है। अब जरा देखना है, यहां पे आपको सिग्निफिकेंस नेगेटिव मिला है। नेगेटिव का मतलब आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, और 2 है, इसका मतलब 100 का नियरेस्ट मल्टीपल। अब 100 का नियरेस्ट मल्टीपल भाई 100 है, उसके आगे 200 हो सकता है। अब नंबर पहले से ही 100 से कम है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल समझो भाई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। लिखा हुआ है राउंड, अगली वैल्यू है आपके पास 626.3, ठीक है। अब देखो जरा, अब जरा इसको देखना, 626.3 है। सिग्निफिकेंट यहां पर कितना है? -3 है। सिग्निफिकेंट कितना है? -3 है। तो हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचेंगे, मतलब कि हमें 3 डिजिट तक, 3 है तो नियरेस्ट 1000 मल्टीपल होगा, उसके साथ हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब ये पहले से 500 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये नंबर 500 से छोटा होता तो आंसर 0 आ जाता। 500 से बड़ा है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? 1000 हो जाएगा। राउंड ऑफ कर दिया, 3 के 3 है ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1000 आएगा, क्योंकि ये नंबर 500 से बड़ा है। अगर ये नंबर ये होता 459.3 और कॉमा -3, तो ये नंबर तुरंत क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्यों? ये नंबर क्या है? 500 से छोटा है, 3 के 1000 के मल्टीपल तक ये पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेना जरा। एक और एग्जांपल है आपके पास, लिखा है राउंड, और लिखा है आपके पास 249.45 -2। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखो जरा, सिग्निफिकेंट फिगर भाई आपके पास कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर है -2। -2 का मतलब आपको 100 के मल्टीपल तक इसको राउंड ऑफ करना है। किधर से? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड से। अब 249 है, इसका मतलब अगर 250 होता या उससे ऊपर की कोई वैल्यू होती तो वो 300 कर देता, 100 का मल्टीपल है। लेकिन ये 249 है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? 200 होगा, क्योंकि 200 भी तो नियरेस्ट मल्टीपल है 100 का, लेकिन वैल्यू 250 से ऊपर नहीं है, इस वजह से इसका आंसर 200 ही आएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पर ये होता, अगर यहीं पर होता 251.45 -2, तो अब देख पा रहे हो यहां 251 हो गया, 250 से ज्यादा वैल्यू हो गई, तुरंत इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस
नेगेटिव वाला ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला तो मैंने बता ही दिया है। प्रशांत दुबे कह रहे हैं सर 200 भी हो सकता है क्या? किस वाले में बता रहे हो 200 भाई? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक राउंड अप फंक्शन जो है वो अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलो भाई आगे चलते हैं, आ जाओ भाई। तो अब जल्दी से बताओ इनके आंसर क्या हो सकते हैं भाई? जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ, एक बार फिर से देख लेते हैं इनके सभी के आंसर। 3.271 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.3 हो जाएगा। 255.45 है, 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ के 2 डिजिट देखोगे आप, यहाँ पे आगे 6 है तो 255.46 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 31.5, सिग्निफिकेंट आपका फिगर क्या है? -1 है, तो -1 का मतलब डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड नियरेस्ट मल्टीपल 10, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। 255.45 -2, अब ये 250 से ऊपर की वैल्यू है, -2 लगा है, तो इसका आंसर 300 हो जाएगा। ये जो है इसके आंसर होंगे, नोट डाउन कर लेना, आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी के साथ फंक्शन मिलता है आपको राउंड अप का और राउंड डाउन का। देखो अभी जब राउंड का फंक्शन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो वैल्यू कभी ऊपर भी ले जा रहा है, कभी कम भी कर रहा है। अगर आपको हमेशा वैल्यूज राउंड अप ही ले जानी है तो आपको राउंड अप फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस फंक्शन राउंड्स ऑफ अ नंबर अप अवे फ्रॉम 0, मतलब कि हमेशा जो नंबर होगा उससे बड़ी वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो लिखा है 3.271, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? 3.271 लिखा है, मींस 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है और ऊपर की वैल्यू देगा। ठीक है, और ऊपर की वैल्यू देगा तो इसका आंसर क्या होगा? 3.3, सिंपल। 1 डिजिट तक है तो इसको आपको ये वाला डिजिट देखना है। फिर लिखा है राउंड अप 31.5 -1, अब यहां पे लगा हुआ है भाई -1। अभी अगर जब राउंड था तो इसका आंसर क्या आता? 30 आता। अब राउंड अप लगा है तो मतलब ऊपर का मल्टीपल, रूल वही काम करेंगे, माइनस है तो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर अप फंक्शन लगा हुआ है, अप जो है ऊपर वाला राउंड ऑफ करेगा, तो एक तो इसका नियरेस्ट 30 है और एक इसका नियरेस्ट 40 है, तो हमें 31 के नीचे तो आना नहीं है, 31 के ऊपर जाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 40 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इतना ये समझ में आया राउंड अप की नहीं। 3.27 है, 1 था सिग्निफिकेंट फिगर हमारा, तो हमने 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ किया, 3.3 लिखा, और राउंड अप लगा है 31.5 -1, तो एक तो नियरेस्ट 30 है, एक नियरेस्ट 40 है, नीचे वाला लेना नहीं है तो ऊपर वाला लेना है, कितना होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखिएगा। आगे अब लिखा है राउंड डाउन, क्या लगा है? अब लगा है राउंड डाउन फंक्शन लगा है भाई। तो दिस फंक्शन राउंड्स ऑफ अ नंबर डाउन टुवर्ड्स 0। ठीक है, मींस उस नंबर से छोटी बराबर या छोटी वैल्यू वो उसको देगा। अब लिखा हुआ है 3.271 और डाउन लगा है, इसका मतलब 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है नीचे की ओर, तो ये वही आंसर दे देगा जो ये लिखा हुआ। राउंड ऑफ में ये हमेशा होगा, अगर 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक पूछ रहा है, अगर 3.27 है तो हमेशा इसका आंसर वही हो जाएगा जो लिखा रहता है राउंड डाउन के केस में। ठीक है, अब राउंड डाउन है 31.5 -1 है। अब ये क्या है? आपका सिग्निफिकेंट फिगर है -1। तो अब देखो राउंड डाउन के केस में क्या होगा? नीचे की वैल्यू लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? 30, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें अप वाली वैल्यू नहीं लेनी है जो कि हम 40 लें, 40 नहीं लेना है। ठीक है, क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ 30 लेना है। ठीक है, तो राउंड अप राउंड डाउन अगर समझ में नहीं है तो एक बार इसको रिकॉल करके बैक करके फिर से देखिएगा, अगर फिर भी डाउट हो तो अगली क्लास में आप लोग पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्योंकि कई सारे फंक्शंस हैं, तो चलेंगे आगे। देखते हैं बेटा, अगला फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? कोई भी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है,
उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगी। इट मीन्स इट गिव्स द ऑब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स कोई साइन वाइन नहीं देगा उसके साथ। तो ऑब्सोल्यूट ऑफ -5 क्या हो जाएगा, सिर्फ 5, और ऑब्सोल्यूट 5 क्या रहेगा, ये भी 5। ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, ऑब्सोल्यूट भी क्लियर हो गया होगा। अगले बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है आपके पास SQRT फंक्शन। बहुत ही आसान है, कई बार आपने किया होगा। दिस फंक्शन गिव्स अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट देता है किसी भी नंबर का। तो SQRT 16 लिखा है, तो फंक्शन हमारा लगेगा इक्वल टू SQRT, और ये इस तरीके से 16 लिखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर कभी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन में पूछता है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, हैशटैग, इसमें मतलब एरर दिखाएगा। ठीक है, आपसे एरर बोलेगा। ठीक है, ये जो है एरर में काउंट होगा आपका। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। राउंड 249.45 माइनस 2, 2000 आंसर क्यों हुआ, 0 होना चाहिए था सर, क्योंकि 250 से नहीं, 0 नहीं होगा। देखो भाई, देखो जरा, आपने पूछा है 249.45 -2, मैंने क्या लिखाया था, अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपका निगेटिव है और नेगेटिव में 1 2 3 4 5 ऐसे, तो अगर नेगेटिव में 2 है तो इसका मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 तक राउंड ऑफ करना है। 2 का मतलब ये हुआ अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, 100 के मल्टीपल आपको राउंड ऑफ करना। अब क्योंकि ये संख्या 250 से ज्यादा नहीं है, तो अगर 250 से ज्यादा होती तो 300 हो जाता है इसका मल्टीपल, लेकिन ये 250 से कम है, तो भाई 100 आता है, 100 के बाद 200 आता है, इसके बाद 300 आएगा, तो अब यहीं बीच में आपका 250 पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो 250 से ऊपर की है, इसका मतलब हमारे पास नियरेस्ट मल्टीपल कौन रहा, 200 होगा, ना कि 0 होगा। ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, 0 कब होगा मैं बता दूं, 0 तब होता, लिखा होता 49.5 -2, ये तब 0 होता। भाई -2 का मतलब क्या है, 100 मल्टीपल तक लेना है, और वैल्यू तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 49.5 है। हम नियरेस्ट मल्टीपल भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन वैल्यू फिर भी 49.5 है, आंसर 0। अगर यहां पर क्या हो जाता, अगर यहां पर 1 भी हो जाता, ठीक है, अगर यहां 1 भी हो जाता तब भी आंसर 0 नहीं होता, फिर अब 10 के मल्टीपल में लेना पड़ता। तो नियरेस्ट 10 का मल्टीपल कौन होगा, 49 से नीचे है, इसका मतलब 40। ठीक है ना, सॉरी 40 नहीं होगा, इसका आंसर होगा भाई 50, क्योंकि 9 है ना, बात समझ रहे हो। तो 49 का क्या हो जाएगा, 50। इतनी बात समझ गए हो भाई। प्रशांत दुबे, कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। प्रशांत दुबे, स्पेशली फॉर क्वेश्चन आपने पूछा था, तो आपको समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। सर फैक्ट समझा दो शुभम। बिल्कुल, सारे फंक्शन मिलेंगे जो आपको दिल्ली पुलिस में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो SQRT समझ में आ गया होगा। आगे देखो भाई, लिखा है ट्रंक फंक्शन। ठीक है, अब ये ट्रंक फंक्शन क्या करता है, कह रहा है कि दिस फंक्शन ट्रंकेट्स अ नंबर टू इंटीजर वैल्यू रिमूविंग द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब ये जो फंक्शन है किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर देता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखता है। जैसे मैंने कहा कि 5 को डिवाइड करिए 2 से, तो आपने कहा 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, और ये 2 5 जा 10। ठीक, तो अगर आपने ऐसे लिखा ट्रंक
5 और 2, ठीक है, सॉरी यहां पर लिखोगे आप 2.5, यहां पर लिखोगे आप 2.5, ठीक है। तो 2.5 लिखा, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये क्या कर देगा, हटा देगा, और ये आंसर में सिर्फ क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ 2 देगा। तो आंसर में नोट डाउन करके समझ लेना कि अगर ट्रंक फंक्शन पूछ रहा है तो किसी भी नंबर में अगर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हटा देगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। ये तो हो गई पहली बात। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। अगर माइनस होगा तो -8 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नंबर तो है, उसके बाद में सिग्निफिकेंट नंबर भी दिया हुआ है। इसका मतलब आपको कितने डिजिट तक नंबर अपना रखना है वो ये बताएगा, कितने फ्रैक्शनल पार्ट तक नंबर आपको रखना है। बाकी बात क्या होगा, वो हटा देगा। बाकी क्या होगा, उसको रिमूव कर देगा भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 डिजिट तक रखना है, तो 2 डिजिट तक रखने का मतलब 92 तक रखिए आप। इसमें क्या दिया है, 8.925 और ब्रैकेट में माइनस कॉमा दिया है 2। इसका मतलब ये होगा कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ 2 डिजिट तक रखना है। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको 8.92 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट हटाने के लिए कहेगा, अगर सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दोगे। अगर ट्रंक फंक्शन दिया है और उसमें सिग्निफिकेंट नंबर भी पूछा है तो इसका मतलब ये है कि कितने नंबर तक आपको डेसिमल रखना है, कितने। अगर सपोज करिए अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, लिखा होता ट्रंक 8.73281 और कॉमा लगता 3, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि हमें अपने कितने तक डिजिट तक रखना है, हमें सिर्फ 3 डिजिट रखने हैं और बाकी ये जो पार्ट है हटा देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8.732 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रंक फंक्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगले फंक्शन पर आ जाइए। अगला फंक्शन क्या कह रहा है, मैक्स फंक्शन। बहुत ही आसान फंक्शन। दिए हुए आर्ग्यूमेंट में आपसे पूछेगा कि बड़ी वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू। भाई जिन लोगों को अगर हिंदी में इंग्लिश में परेशानी हो रही है तो मेरी आवाज को सुनते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। मैक्स फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन आपकी दी हुई वैल्यूज में, दिए हुए नंबरों में सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम करेगा। कौन सा, मैक्स फंक्शन। तो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो फंक्शन लगा है मैक्स 56, 89, 63, 78। तो इसका जो है आंसर जो है वो क्या मिलेगा भाई, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 89 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक। ये तो बहुत ही आसान सा फंक्शन था, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली से सीखना। तो मैक्स फंक्शन हो गया। बिल्कुल इसका भाई है मिनिमम फंक्शन। तो ये क्या काम करेगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम कर, दी हुई रेंज ऑफ सेल्स में या फिर दिए हुए आर्ग्यूमेंट में सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी उसको फाइंड आउट करने का काम करेगा। तो यहां से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 56 है। 56 इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, अगला है आपका एवरेज फंक्शन। बहुत आसान है, सब लोग पढ़ते हो। औसत, एवरेज। दिए हुए नंबरों का दिए हुए आर्ग्यूमेंट में सभी के सभी नंबर्स का एवरेज निकालना पड़ता है आपको। तो एवरेज के लिए आप क्या लिखोगे, जैसे 0, 8, 2, 6 आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, 0 + 8 + 2 + 6 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 हमारे पास टोटल नंबर है। तो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज आपका निकलता है सम ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर, मतलब कि कुल संख्याएं, ठीक है।
टोटल नंबर, टोटल है 4, तो 8 2 10 और 6 16/4। तो 16/4 करोगे, 16/4 करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 4। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। एवरेज लिखा है 0 8 माइनस, तो माइनस मिल जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, 0 + 8 + -2 + 6/4 यहां पर भी होगा। तो 8 और 6 14 हुआ था, 14 से 2 गया 12 बचा। ठीक है, 12/4 होगा, 4 से ये 3 बार, तो आंसर आपका यहां पर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, ये तो था एवरेज फंक्शन। अब जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया है पिछली साल, किस फॉर्मूले से पूछा है वो जरा देखो, वो जरा देखो भाई, जल्दी से आओ देखो, बताओ किसमें कितना है दम, किसने पढ़ा है ये फॉर्मूला? जल्दी से कमेंट करो कि किसने पढ़ा है ये फॉर्मूला। एवरेज ए, अभी तक सिर्फ एवरेज था, अब एवरेज में लास्ट में ए और जुड़ गया। इस लास्ट को ए को देकर ये मत समझ लेना ये गलती है, गलती नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या करता है? ये एवरेज तो निकालता ही है, किसका? सारे के सारे नंबर्स का, टेक्स्ट का और सभी लॉजिकल वैल्यूज का। अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ आर्ग्यूमेंट इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट एंड लॉजिकल नंबर्स, तो वो कौन होगा? एवरेज ए फंक्शन होगा। ठीक है, एवरेज ए फंक्शन क्या करता है? आपका नंबर, कुछ लॉजिकल वैल्यूज होंगी वो, और कुछ टेक्स्ट भी होगा, तो उनका भी एवरेज निकाल के आपको बताएगा। तो एवरेज देखिए भाई, एवरेज ए लिखा हुआ है 2, 2 इज लेस देन 1, 6। अब इसको समझना ध्यान से भाई, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है 2, 2 इज लेस देन 1 और 6। तो यहां से अगर देख पाओगे टोटल संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। एक और ये पूरी की पूरी क्या है? एक ही संख्या है, दूसरी संख्या, और ये है आपकी तीसरी संख्या। तो टोटल नंबर कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, टोटल नंबर कितने हुए? 3। अब एक बात बताओ, लिखा है 2 इज लेस देन 1, क्या ये कंडीशन सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि 2 जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन सही नहीं है। और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस वैल्यू को आप क्या काउंट करोगे? 0 काउंट करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 1, तो यहां पे अब नंबर आपके क्या बन जाएंगे? आपका 2 बनेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस वजह से फॉल्स की जगह पर आपको 0 पुट करना पड़ेगा, और बचा हुआ आपका नंबर, और इनका निकाल देना है एवरेज। तो 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8/3, और 8/3 को जब आप सॉल्व करोगे, ये 3 2 टाइम्स 6 12 6 लगभग 2.66 आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई? कंडीशन फॉल्स है तो 0 लोगे, लेकिन टोटल नंबर 3 ही रहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2.666। अगर समझ गए हो तो कम से कम कमेंट में यस यस कर दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है भाई, तो इसको हम फर्स्ट वाले को इरेज करते हैं, और दूसरा वाला देखो भाई। अब दूसरा लिखा है कि 2, 3 इज ग्रेटर देन 1 और 6। ठीक है भाई, तो पहला नंबर, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है। आप जानते हो 3 जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, तो यहां पर आप क्या रखोगे? 2 + 1 + 6/3। 2 + 1 3 और 6 9। ठीक है, 9/3। यहां से आंसर आपका क्या होगा? 3। यहां से आंसर आपका क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 आएगा। समझ गए भाई बात? इस क्वेश्चन का आंसर 3 था, इसका 2.666 करके था। ठीक है, इस बात को समझ गए भाई? हाँ जी भाई, ठीक है। चलो भाई, मेरे बनाए हुए जो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं
बिल्कुल अपनी हैंडराइटिंग में बना लेना और उम्मीद करेंगे क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से मिलेगा। चलो भाई आ जाओ, अगला है आपका मॉड फंक्शन। ठीक है, अगला क्या है? मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन क्या करता है कि दिए हुए नंबर में एक आपका डिवीजर होगा, एक डिविडेंड होगा, तो इनमें एक डिवाइजर होगा और एक डिविडेंड होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा वही आपका आंसर होगा। रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाई अ डिवीजर। कोई भी नंबर जब डिवाइड करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने डिवाइड किया 5 को, मॉड के केस में बता, मॉड वो मैथ वाला मॉड मत समझ लेना, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो गया भाई 4 हो गया, रिमाइंडर कितना आया 1। तो अगर ऐसा फंक्शन लिखा होगा मॉड 5 और 2, इसका मतलब 5 डिवाइड होगा 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा यहां से कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो उसी आधार पर आपको आंसर देना है। और एक कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है कि जो साइन डिवीजर का होगा वही साइन रिमाइंडर में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। द साइन हैज एज सेम एज द डिवीजर। तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। -2 है, 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है अगर डिवीजर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, रिमाइंडर वही आएगा जैसे आप निकालते हो। फिर लिखा है मॉड ऑफ -3 और 2। क्या लिखा है? मॉड ऑफ -3 और 2 लिखा है। क्या पूछ रहे हो भाई? यस सर, समझ गए। चलिए भाई, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत कह रहे हैं यस सर समझ गए। बिल्कुल भाई, सभी लोग कमेंट में एक बार कमेंट कर दो, क्या सारी चीजें सब लोगों को समझ आ गई हैं प्रॉपर तरीके से कि नहीं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो भाई, अब लिखा है मॉड -3 और 2। -3 2 लगा है तो यहां भी नेगेटिव, आंसर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा आपको। अब यहां पर -3 और -2 है, डिवीजर का साइन क्या है -2 है, तो आपको यहां पर भी माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे और इसके आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे भाई आगे। अगला क्वेश्चन है पावर। पावर आप जानते हो, किसी भी नंबर की रेज्ड पावर, लगभग अगर 2 की पावर 5 आपको निकालना है तो आप कैसे लिखोगे? पावर फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और 3 और 2 और 5, नंबर तो दूसरे हैं भाई, नंबर क्या है आपके पास? पावर कितनी लेनी है? 5 लेनी है, तो 5 रहेगा लास्ट में और नंबर रहेगा आपकी यहां पे। तो ये जो 2 होगा वो आपका नंबर है और जो 5 है वो आपकी पावर है। तो ध्यान रखना, पावर जो है हमेशा बाद में मिलेगी, आगे पीछे मत कर देना। तो 3 की पावर 2 है, इसका मतलब इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। और 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। अगर आप पावर फंक्शन भी लगा रहे हो और पावर वाला ऑपरेटर भी यूज कर रहे हो तो भी ये क्या देगा? एरर देगा। इसका आंसर मत लगा देना 9 या 27। ठीक है, ये नहीं आएगा। या तो आप ऑपरेटर का ही यूज कर लो या फिर पावर फंक्शन का यूज करो। भाई जब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे तो अगर ये लिखा है प्रोडक्ट लिखा था, मान लो हमने एक फार्मूला लगाया प्रोडक्ट 2 की पावर 2 और +1, तो इस तरीके से अगर लिखा हो तो 2 की पावर ये 4 आ जाएगा, ये 1, तो इसका मतलब तो पावर ही हुआ ना। तो पावर सिंबल भी पावर है और पावर फंक्शन भी लगा दिए, तो दो चीजें एक साथ नहीं लग सकती, तो ये एरर आपको मेंशन करेगा। ठीक है, आ जाओ भाई अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन है आपका काउंट फंक्शन। क्या है भाई? अगला फंक्शन है आपका काउंट फंक्शन। देखिए काउंट फंक्शन क्या करेगा कि आपकी जो भी सेलेक्टेड रेंज होगी सेल्स की,
उसके अंदर जो नंबर होंगे, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, जो नंबर होंगे उन नंबर को काउंट करके बता देगा। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर एंड नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। मींस आपके सेल में सपोज करिए ये आपकी सेल हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, 1 2 3, ठीक है। और यहां पर आपने लिखा 2, यहां पर ए बी लिख दिया, यहां 3 लिखा, यहां 1 लिखा, ठीक है। और आपने फंक्शन लगाया, फंक्शन लगाने के बाद ये रेंज आपने सेलेक्ट की और आपसे पूछेगा कि काउंट करने के बाद जब आपने ये रेंज लगा दी तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा 3। क्यों? क्योंकि ऐसी सेल्स सिर्फ 3 ही हैं जिसमें नंबर है, बाकी टेक्स्ट को ये काउंट नहीं करेगा, इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है, ये आपकी ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम है, ये आपकी रो है, ठीक है। और पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट इन एमएस एक्सेल। अगर आपने ये फंक्शन लगाया है काउंट A1 से लेकर C3 तक, मतलब A1 से लेकर C3 तक, ये आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। तो रेंज सेलेक्ट करोगे कैसे? A1, और ये कॉलन से रेंज सेलेक्ट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। किस सिंबल से आप रेंज को सेपरेट करते हो? कोलन साइन से, ठीक है। तो A1 से लेकर C3 हो गया। अब आप जानते हो काउंट फंक्शन क्या करता है? सिर्फ आप नंबर को काउंट करेगा। तो नंबर कितने हैं? एक ये है, एक ये है, 0 भी नंबर है, 1.5 भी नंबर है, और ये 5 भी नंबर है। तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए? 5। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका। भाई पूछ रहे हैं आपका नेम क्या है? भाई हमारा नाम है अमन शाक्या, ठीक है। अमन शाक्य हमारा नाम है, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। तो इस क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे कि काउंट फंक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा। सारी की सारे जो नंबर होंगे वो आपके काउंट हो जाएंगे, आंसर मिलेगा इसका 5, ठीक है। इसका आंसर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। चलिए भाई अगले फंक्शन की बात करते हैं। जैसे एवरेज था और एवरेज ए था फंक्शन, वैसे यहां पर काउंट है और काउंट ए फंक्शन है, मतलब कि काउंट ऑल एक्सेप्ट एम्प्टी सेल्स, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा? सारी की सारी सेल्स में जितने भी सिंबल होंगे, जितने करैक्टर होंगे, जितने टेक्स्ट होगा या जो भी नंबर होगा वो सबको काउंट करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा? एम्प्टी सेल्स को ऐसे ही छोड़ देगा। तो लिखा है कि दिस फंक्शन काउंट्स द ऑल द नंबर्स, ऑल द टेक्स्ट, ऑल द सिंबल्स एंड करेक्टर्स बट नॉट काउंट एम्प्टी सेल्स। जो आपकी खाली सेल्स होंगी उनको काउंट नहीं करेगा। कौन? काउंट ए फंक्शन, ठीक है। चलिए भाई इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कैसे आएगा ये आंसर। देखिए भाई आपके पास लिखा हुआ है, एक रेंज ऑफ सेल्स दी गई है, काउंट ए फंक्शन लगा है और A1 से लेकर C3 तक आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया A1, भाई कॉलम नंबर A है तो A1 हो गया। C3 तक जाना है, पूरी सेलेक्ट हो गई भाई, ठीक है। अब काउंट ए लगा है, ठीक है। तो काउंट ए में सब कुछ काउंट होगा, सिर्फ किसको छोड़ के? एम्प्टी सेल्स को छोड़ के। तो 1 2 यही एम्प्टी सेल्स हैं, यहां पर भाई कुछ नहीं है, बाकी सब काउंट होंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7 होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें आपको दिखाई जा रही हैं ताकि आप आसानी से इन चीजों को समझ पाए। रोज क्लास होती है सर? रोज नहीं होती भाई, सिर्फ संडे को होती है हमारी क्लास। और सिर्फ एक ही क्लास से आपको वो फील आएगा जब आप एग्जाम दे के आओगे कि हाँ वाकई हमें फायदा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमने कौन सी काउंट नहीं की? काउंट ए फंक्शन में एम्प्टी सेल्स जो खाली सेल होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है आपके पास टुडे फंक्शन। क्या है? टुडे फंक्शन है भाई आपके पास। ये बिल्कुल आसान सा है, आपसे पूछा गया है कई बार
कि टुडे फंक्शन क्या करता है, तो ये करंट डेट ऑफ द सिस्टम। सपोज करिए आपने किसी सेल में लिखा इक्वल टू टुडे और ये ऐसे बंद कर दिया और प्रेस की, इसके बाद एंटर की, तो तुरंत उसी सेल में जो उस टाइम पर डेट होगी, वो क्या होगी, मेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो करंट डेट ऑफ द सिस्टम को लिखने के लिए टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का एक और भाई है नाउ फंक्शन। वो क्या करता है, नाउ फंक्शन जो है वो करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करता है पर्टिकुलर सेल में। किस फंक्शन से करेगा, नाउ फंक्शन से करेगा। ठीक है, टाइम कितने बजे रहता है भाई, 2 बजे क्लास होती है, 2 PM पर क्लास होती है हमारी। संडे को मिलते हैं हम लोग, आपके साथ रूबरू होते हैं दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो नाउ फंक्शन आपका करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करता है सेल में। अगला भाई है कॉनकैटिनेट फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है, कॉनकैटिनेट फंक्शन। ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। एक तुम, एक तुम्हारे वो, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कौन सा फंक्शन से जुड़े हो, फेविकोल से जुड़े हो क्या, नहीं जुड़े हो, किससे जुड़े हो, कॉनकैटिनेट से जुड़े हो भाई। ठीक है, एक्सेल में अगर जुड़ना होगा तो कॉनकैटिनेट फंक्शन से जुड़ोगे। जैसे कि एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, इट जॉइंस 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ लिखे होते तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये अभी तो कैरेक्टर है, और अगर मैंने इन्हीं को एक साथ लिख दिया एक वर्ड में तो ये क्या बनेगा, स्ट्रिंग बन गए। तो 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, 2 स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है कौन, कॉनकैटिनेट फंक्शन। जैसे कि आपके पास एग्जांपल दिया गया है कॉनकैटिनेट, और ध्यान रखना जब भी आप सेल में स्ट्रिंग को लिखोगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, नहीं तो एरर दे देगा, फंक्शन आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर मैं इसके आउटपुट की बात करेंगे, कॉनकैटिनेट लगा है, परमार एकेडमी लिखा है। ठीक है, तो ये क्या आंसर देगा, ये 2 वर्डों को एक वर्ड बना देगा, दोनों को क्या करेगा, जोड़ के लिख देगा। क्या करेगा, दोनों को जोड़ के लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर, यहां तो नहीं है ऑप्शन, तो ये इसका क्या बनेगा, इसका आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है भाई, अगला देखो भाई, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए ये आपकी है सेल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, ये ABCD 1 2 3। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा अमन। ठीक है भाई, और इस वाले में मैंने लिखा शाक्या। ठीक, अब मैंने फंक्शन लगाया इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ठीक, अब भाई अमन किसमें लिखा है, A1 में लिखा है, तो A1 लिख दो, ऐसे कॉमा लगा दो। जोड़ना किसमें है, B2 वाले को जोड़ना है, तो B1 को जोड़ दो, B2 नहीं B1 होगा। ठीक है, तो जब A1 V1 लिख दिया, मतलब A1 V1 में जो भी होगा वो दोनों जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। अमन साक्या तो लिखा होगा, लेकिन उसमें स्पेस नहीं होगा, वो एक ही वर्ड काउंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ये अमन साक्य जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। सीलिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिएगा सभी लोग। सीलिंग फंक्शन क्या करता है, ये सीलिंग वर्ड समझिए पहले। ठीक है, आपको यहां पे 2 वर्ड मिलेंगे, एक तो सीलिंग मिलेगा, दूसरा फ्लोर मिलेगा। ठीक है, सीलिंग जैसे सीलिंग फैन नहीं बोलते हो, तो सीलिंग फैन का मतलब ऊपर की वैल्यू, फ्लोर का मतलब हमारे
नीचे की वैल्यू को, ठीक है। तो सीलिंग फंक्शन जो है वो राउंड ऑफ करता है वैल्यू को ऊपर की ओर, लेकिन नियरेस्ट मल्टीपल में, किसके, जो सिग्निफिकेंस दिया हुआ होगा उसमें, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। उससे समझने से पहले कुछ उसके रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या है पहला रूल, कह रहा इफ आइदर आर्ग्यूमेंट इज नॉन न्यूमेरिक। आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो, जैसे आपने सीलिंग फंक्शन लगाया और आपने एक में लिख दिया इक्वल टू, आपने सीलिंग फंक्शन लगाया और इसमें लिख दिया आपने, नंबर ना लिखने के बजाय आपने अल्फाबेट लिख दिए, या फिर यहां पर सिर्फ आपने नंबर लिखा और यहां पर आपने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, तो ये जो है वो वैल्यू की एरर दे देगा। किसकी दे देगा, वैल्यू की एरर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, वैल्यू की एरर बताएगा। अगला लिखा है इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस आपका क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर फ्लोर रिटर्न्स द नम वैल्यू, फ्लोर ना करके यहां पर क्या कर लो, सीलिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, नम वैल्यू रिटर्न करेगा अगर नंबर पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस क्या है, निगेटिव है। तो अगला देखिएगा, अगर नंबर और सिग्निफिकेंट दोनों सेम हैं, जैसे 4,4, तो ऑप्शन क्या होगा, वही होगा, ठीक है। अगर नंबर दोनों सेम हैं, सिग्निफिकेंस और नंबर, तो आंसर वही हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, इफ नंबर इज नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव, तो वैल्यू जो है राउंडेड डाउन होगी अवे फ्रॉम 0। अगर नंबर नेगेटिव है और सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव है तो सीलिंग फंक्शन में भी नीचे की ओर राउंड ऑफ करेगा। नंबर नेगेटिव है, सिग्निफिकेंस पॉजिटिव है, तो राउंडेड अप टूवर्ड्स 0, तो वो ऊपर की ओर राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। इतनी बातें इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, जो आपको बार बार काम आएगी, ठीक है। अब जरा देखो इसके क्या क्या आंसर निकल सकते हैं, ठीक है। यहां तक जल्दी से बताओ सभी लोग कि सारे फंक्शन क्लियर हुए कि नहीं हुए। चलो भाई देखो, अब देखो सीलिंग फंक्शन लिखा है और आपके पास नंबर दिया है 2.5 और सिग्निफिकेंस है 2, मतलब 2 के मल्टीपल में ऊपर की ओर। 2 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 2.5 लिखा है, तो 2.5 का जो नियरेस्ट मल्टीपल होगा ऊपर वाला, तो वो क्या होगा भाई, आंसर क्या होगा आपका, 4 होगा, ठीक है ना। आपका आंसर यहां पर क्या होगा, 4 होगा। अब सीलिंग 4 और 2 है, मींस तो अब 4 लिखा है और 2 लिखा है, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 4 ही होगा, ठीक है। 6 नहीं आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, क्योंकि सीलिंग में ये एग्जैक्ट मल्टीपल है ना 4 का, 2 का, सॉरी 2, 4, 6, 8। अगर यहां पर 6,2 भी होता तब भी आंसर क्या आता, 6 होता। अगर यहां पे आंसर 8,2 होता तब भी आंसर क्या आता, 8 आता। क्यों, मैंने अभी रूल बताया था, अगर एग्जैक्ट मल्टीपल है आपका तो वो एग्जैक्ट नंबर ही आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो सीलिंग लिखा है -2.5, 2। अब यहां पर नंबर क्या है, निगेटिव है। नंबर नेगेटिव है, सिग्निफिकेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऊपर की वैल्यू तक राउंड ऑफ करेगा। तो -2.5 से बड़ा मल्टीपल कौन होता है, -2। भाई -3 छोटा नंबर है और -2 बड़ा नंबर है, इसलिए आंसर क्या होगा भाई, -2 हो जाएगा। अगली बात देखिए, लिखा है सीलिंग -2.5 और -2 दोनों के दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं। क्या हैं, अब दोनों के दोनों है निगेटिव, इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा।
तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा -4। क्यों? क्योंकि दोनों जब नेगेटिव हैं तो ये नीचे की ओर राउंड ऑफ करके देगा जो 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल -4। सीलिंग 4, -2, इसमें सिग्निफिकेंस आपका क्या है? नेगेटिव, तो हैशटैग इसको एरर देगा नम। ठीक है, इसमें आपको ये ऐसी एरर मिलेगी। जल्दी से बताओ क्या समझ आ गया? जल्दी से बताइए क्या समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बढ़ेंगे भाई आगे की ओर, एक बार फिर से देख लेते हैं अगर किसी को डाउट हुआ हो। क्या देखा था? सीलिंग जो है, सीलिंग फंक्शन लगाया मतलब ऊपर की ओर, और 2 है इसका मतलब 2 के मल्टीपल में ऊपर की ओर। तो 2 के मल्टीपल क्या हुए? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब 2.5 से ऊपर का 2 यहां तक है, 2.5 नीचे तक होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये सीलिंग 4, 2, 4 एग्जैक्ट मल्टीपल है 2 का, तो इसमें 6 नहीं करोगे, इसमें 4 ही होगा। ठीक है, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता 6, 2, तो यहां पर आंसर क्या होता? 6 होता, 8 नहीं होता। फिर लिखा है सीलिंग -2.5, 2। अब ये नंबर तो नेगेटिव है लेकिन सिग्निफिकेंट हमारा पॉजिटिव है, तो -2.5 से बड़ा नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो कौन होगा? -2 होगा। ठीक है, सीलिंग लिखा है जब दोनों नेगेटिव होंगे तब नीचे की ओर वैल्यू को वो राउंड ऑफ करेगा, तब यहां पर देगा -4 जो 2 का मल्टीपल होगा। और जब सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऐसे में आपको ये एरर बता देगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। यहां से चलेंगे भाई आगे। आगे है हमारा फ्लोर फंक्शन। आसान है, जैसा सीलिंग था वैसा ही फ्लोर है, लेकिन थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है कि अब नीचे की वैल्यू वो लेगा, राउंड करेगा नियरेस्ट डाउन टुवर्ड्स 0 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द सिग्निफिकेंस। जो सिग्निफिकेंस होगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा FLOOR, तो जो पहला लिखा होगा और जो दूसरा होगा, तो यहां पर A जो है वो नंबर है, ठीक है, और B जो है वो सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अगर तो हमें सिर्फ किससे देखना होता है? हमें सिर्फ सिग्निफिकेंस का मल्टीपल देखना होता है। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं पूरी बात। आपको समझ में एग्जाम्पल से पहले भाई सेम रूल्स जो हैं वो आपको पता करने हैं कि किससे क्या क्या होगा। कह रहा कि अगर आर्गुमेंट में कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपको वैल्यू एरर बताएगा। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंस भी पॉजिटिव है, तो नंबर पॉजिटिव सिग्निफिकेंस नेगेटिव, तो आपको नम की एरर देगा। और साइन ऑफ नंबर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? डाउन होगा, राउंडेड डाउन, क्योंकि फ्लोर फंक्शन लगा है। साइन ऑफ नंबर इज नेगेटिव एंड राउंडेड डाउन एडजस्ट अवे द 0। ठीक है, अगर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है किसका? नंबर का, किसी भी नंबर का साइन अगर नेगेटिव है तो वो राउंड होगा नीचे की ओर, और अगर नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, उसमें कोई भी राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई सभी लोग, हालांकि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलेंगे भाई हम लोग आगे। अगला देखो, अब इनके आंसर बताओ भाई। आपके पास लगा है फ्लोर, 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 फ्लोर। जल्दी से इनके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से इनके आंसर बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो भाई देखो भाई, कमेंट करते रहा करो कम से कम। अब फ्लोर फंक्शन लगा है, क्या लगा है? फ्लोर फंक्शन लगा है। अब फ्लोर फंक्शन में भी हमें जो सिग्निफिकेंस होगा उसी के ही मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। अब यहां पर लिखा है 3.7, 2। अब 3.7 है, नियरेस्ट मल्टीपल लिखना है किसका? 2 का, और जो नीचे की ओर होगा तो 3.7 कहीं ना कहीं 4, 2 और 4 के बीच में पड़ेगा यहां पर कहीं, और हमें
उसके कम वाला नंबर चाहिए, तो 2 का मल्टीपल ऐसा जो 3.7 से कम हो, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा होता है। -2.5 और -2 दोनों नेगेटिव हैं, ध्यान देना, जब दोनों नेगेटिव हैं तो वैल्यू अप हो जाएगी। तो -2.5 -2 होगा, तो यहां पर आपको आंसर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। ठीक है, फिर 2.5 -2 एक में नेगेटिव है, इसका मतलब #num की एरर दे देगा। ठीक है, फ्लोर 4,5 5 का मल्टीपल 4 लगा है। अब भाई देखो 4 है नंबर और मल्टीपल है आपका 5, तो 5 का मल्टीपल ये सब होता है, और फ्लोर फंक्शन लगा है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता 5 से छोटा मल्टीपल जो 5 का हो। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब लगाए फ्लोर 14,5 5 का ऐसा मल्टीपल जो 14 से छोटा हो, तो वो 10 होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको विधिवत समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 3.7, अच्छा आप कमेंट में बताओ आप इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो मैं यहां लिख रहा हूं। लिखा है फ्लोर 2.45 कॉमा, या इसको 12 कर लो, 12.45 और ये लगा है 3। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये लिखा है 12.45, 3 लिखा है और आपको फ्लोर फंक्शन लगा है, इसका आंसर बताना है। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कर रहे हैं, साहिल जी कह रहे हैं 3 होगा। 3 हो, बताओ भाई 3 होगा? 3 नहीं होगा। ठीक है, नंबर आपके पास लिखा है 12.45, ठीक, और सिग्निफिकेंस आपका 3 है, इसका मतलब 3 के मल्टीपल की बात होगी। जो आंसर होगा वो हमारा 3 के मल्टीपल में होगा। जस्ट अ मिनट, तो जो आंसर होगा वो हमारा 3 के मल्टीपल में होगा। अब फंक्शन लगाए फ्लोर, इसका मतलब इससे नीचे की वैल्यू 12.45 से नीचे की वैल्यू जो 12 का मल्टीपल हो, तो आंसर क्या होगा? आंसर 12 होगा। क्या होगा? आंसर 12 होगा, 3 नहीं होगा भाई। 12.45 से छोटा 3 का मल्टीपल 12 ही होता है, समझ रहे हो। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता 11.45, ठीक है, तब आंसर क्या हो जाता? तब आंसर आपका 9 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला फंक्शन भाई क्या है हमारा? एड्रेस फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये क्या करता है? किसी भी सेल के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सोचा कि मुझे तीसरी रो और चौथे कॉलम का एड्रेस जानना है। तीसरी रो और चौथे कॉलम को मिला के जो सेल बनेगी उसका मुझे क्या जानना है? एड्रेस जानना है। तो उसका एड्रेस जानने के लिए हम क्या करेंगे? एड्रेस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिखा एड्रेस ADDRESS, एड्रेस फंक्शन का यूज किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब एड्रेस फंक्शन आप यूज करोगे तो एड्रेस में जो सबसे पहला नंबर होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
आप अगर तीसरे रो और चौथे कॉलम का एड्रेस जानना चाह रहे हो तो ये तीसरा वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो सबसे पहले लिखा है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और बाद वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, और जब आप जानते हो जब एड्रेस लिखा जाता है किसी भी सेल का तब उसमें सबसे पहले कौन होता है, जल्दी से बताओ, उसमें सबसे पहले होता है आपका कॉलम। ठीक है, जब आप एड्रेस बताते हो किसी भी सेल का तब उसमें सबसे पहले कौन होता है, कॉलम होता है, बाद में रो होता है। तो एड्रेस बताना है तीसरी रो का चौथे कॉलम का। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। पहले कॉलम का एड्रेस बनाना, चौथा कॉलम आप जानते हो चौथा कॉलम कैसे निकालोगे, ए बी सी और डी, डी जो होता है चौथा कॉलम, तो कुछ इस तरीके का साइन होगा और यहां पर डी लिखेगा, फिर यही डॉलर साइन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी रो, मतलब कि रो तो नंबर से ही रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये इसका आंसर होगा। उसी तरीके से अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, डॉलर, तीसरा कॉलम है मींस सी नंबर का कॉलम है और दूसरी रो है, इसका ये आंसर होगा। आपसे कभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलेंगे भाई आगे। आगे लिखा है एंड फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बाद में, तो ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। देखो भाई एंड फंक्शन लगा है, क्या लगा है, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन की ये क्वालिटी होती है कि आपको अगर दो कंडीशन गिवन है, मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन 1 और यहां पर एंड ऑपरेटर लगा है, और मैंने कहा 3 इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है भाई। तो इस कंडीशन में इसका आंसर, ये जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, फॉल्स देगा। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आंसर ट्रू देगा। कैसे, अगर यहां पर 2 इज ग्रेटर देन 1, एंड ऑपरेटर लगा है और मैंने लिखा 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो यहां पर ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों कंडीशन ट्रू होना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एंड 5 इज लेस देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ये वाली क्या हो गई, ट्रू है। दूसरी कंडीशन 60 इज ग्रेटर देन 60 इज लेस देन 100, तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसका अगर आउटपुट मिलेगा तो आपको ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। टू डिटरमाइन इफ ऑल कंडीशन इन टेस्ट आर ट्रू। ठीक है, चलो भाई उसके बाद दूसरा होता है और फंक्शन आपका। ठीक है, और फंक्शन को भी जान लो। और फंक्शन क्या होगा, और फंक्शन में अगर दो में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। टाइपिंग भी मंगल है क्या सर दिल्ली पुलिस में? ठीक है, हाँ भाई मंगल ही है। ठीक है, देखो भाई और फंक्शन की बात करें, दो में से कोई एक कंडीशन अगर सत्य होती है तो आंसर आपका ट्रू मिलेगा। जरूरी नहीं दोनों हो, एक हो जाए कोई। जैसे मैंने लिखा, मैंने लगाया और ऑपरेटर, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 कॉमा लगाया और मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 1। तो आप देख रहे होगे यहां पर
ये वाली कंडीशन तो क्या है, ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, फिर भी इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई भाई एक तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फॉल्स तभी आएगा जब दोनों की दोनों कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ठीक है, अच्छा इसी में एक और पढ़ लेते हैं, नॉट फंक्शन। ठीक है, नॉट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज करिए नॉट क्या करता है, नॉट ये जो भी रिजल्ट देगा उसका रिवर्स करके इसका आउटपुट निकालता है। जैसे इसको लिख लेना, रिवर्सेस द आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लगाया यहां पर नॉट ऑपरेटर, ठीक है, और मैंने कहा 2 इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन आपके हिसाब से तो फॉल्स है, लेकिन जो आपकी कंडीशन आई है उसको भी क्या करेगा, रिवर्स करके लिखेगा। तो यहां से जो आपका आउटपुट मिलेगा उसको रिवर्स करके लिखेगा, तो फॉल्स का रिवर्स ट्रू। तो यहां से अगर आपसे आउटपुट पूछ ले तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लिख दिया मैंने और 3 इज इक्वल टू 4। क्या लिखा है, 3 इज इक्वल टू 4। अगला लिखा है और 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक, अब 3 इज इक्वल टू 4 आपके हिसाब से कंडीशन क्या है, फॉल्स है, लेकिन ये क्या करता है, आउटपुट को, जो आउटपुट आता है उसको रिवर्स करके लिखता है। तो फॉल्स आया है तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद और ऑपरेटर लगाए, 4 इज ग्रेटर देन 2। आपके हिसाब से कंडीशन क्या है, ट्रू है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ये इसको एज ए रिवर्स ऑपरेटर भी जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस फंक्शन क्या करता है। बेस फंक्शन क्या करता है, चलो भाई देखो, बेस फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है, आपने बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन विद द गिवन रेडिक्स। जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। जैसे ये लिखा है बेस, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, वही बेस होगा, और आगे वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अब आपको 7 जो है वो एक डेसिमल नंबर है। 7 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, और 2 जो है वो आपका बेस है, किसका, बाइनरी नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब 7 को चेंज करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे चेंज करते हैं भाई, जरा देखिए, 7 है, 2 से डिवाइड करना है भाई, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया, जो आया रिमाइंडर उसको यहां लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, और नीचे से लिखते हैं ऊपर की ओर, तो 1 1 1 और बेस 2। तो इसका अगर आंसर मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कन्वेस फंक्शन क्या करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है, किसको, दिए हुए नंबर के बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, फंक्शन है आपका क्लीन फंक्शन। इसको एज इट इज पूछ लिया जाता है कि क्लीन फंक्शन क्या काम करता है। क्लीन फंक्शन जो है एमएस एक्सेल में जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हटाने का काम करता है। तो रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। इसको एज इट इज पूछेगा कि ये काम जो है किस फंक्शन से होगा, तो ये काम जो है किस फंक्शन से होगा, क्लीन फंक्शन से होगा। किससे होगा, क्लीन फंक्शन से होगा। ठीक है भाई, तो भाई नोट डाउन करते रहना जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। अगला है भाई कॉलम फंक्शन।
कॉलम फंक्शन क्या करेगा, जैसे हम लोगों ने उस टाइम एड्रेस पढ़ा था, तो एड्रेस से क्या मिलता था, हमें रो और कॉलम का दोनों का एड्रेस मिल जाता था। अगर हमें सिर्फ कॉलम का ही नंबर चाहिए है, ठीक है, तो द कॉलम फंक्शन रिटर्न्स द कॉलम नंबर ऑफ द गिवन सेल रेफरेंस। दिए हुए सेल रेफरेंस में आपको कॉलम का नंबर पता चल जाएगा कि क्या होगा। लिखा है कॉलम D10, मतलब हमने सेल रेफरेंस दिया D10, मतलब कि 10वीं रो और D कॉलम है, वो कौन सा नंबर होगा। तो नंबर वाइज अगर देखा जाए तो कॉलम कैसा होगा, चौथा कॉलम होता है। भाई देखते हो ना, A B C D, भाई कॉलम नंबर तो D है, लेकिन नंबर वाइज कौन से स्थान पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर। तो कॉलम फंक्शन क्या करेगा, दिए हुए कॉलम सेल रेफरेंस में कॉलम का नंबर फाइंड आउट करने के लिए कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं यहां पर लिख देता, अगर मैं यहां पर कॉलम के बाद अगर मैं लिख देता यहां पर लिख देता मैं C9, ठीक है, तो कॉलम कौन है, C, तो C किस कॉलम पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर 3 हो जाता, ठीक है। अगला देखो भाई, इसी तरीके से यहां पर एक और फंक्शन होता है रो फंक्शन, एक यहां पर एक और लिख लेना, यहां पर रो फंक्शन, ठीक है। रो फंक्शन क्या करता है, ये रो नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, रो नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है, लिख लेना अपनी भाषा में। रो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए रो फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला भाई आ जाओ कन्वर्ट फंक्शन पे। अभी तक तो हमने बेस फंक्शन पढ़ा जो बदल रहा था डेसिमल नंबर को बाइनरी में या हेक्सा, जो भी जैसा आप रेफरेंस दोगे। अब है आपका कन्वर्ट फंक्शन। ये क्या करेगा, ये एक नंबर ऑफ सिस्टम यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने का काम करता है। यूनिट कन्वर्जन में आपसे पूछ लेगा विच फंक्शन इज यूजफुल टू चेंज द मेजरमेंट सिस्टम टू अनदर, ठीक है। जैसे आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट लिखा। अब आप किसको बदलना चाहते हो, आप 2 ग्राम को बदलना चाह रहे हो तो आप लिखोगे 2G, ठीक है। फिर यहां पे कॉमा लगाओगे, क्या लगाओगे, कॉमा। उसके बाद ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में, किलोग्राम लिख दिया, ठीक है, और बंद कर दिया, ठीक है। तो इसका जो है ये 2 ग्राम जो है वो केजी में कन्वर्ट होके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी लिहाज से आप देख रहे हो कि कन्वर्ट कह रहा है कि 68, ये F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब है डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप सिर्फ लिखिए एक्सेल में कन्वर्ट 68, जो पहले होगा वो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, जिसमें बदलना होगा वो वैल्यू लास्ट में लिखनी पड़ेगी। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलेंगे तो आंसर 20 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो कन्वर्ट फंक्शन कुछ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है भाई डेटेड इफ। अगला है डेटेड इफ फंक्शन। क्या काम करेगा भाई, डेटेड इफ फंक्शन जो है आपकी करंट एज कितनी हो गई है उसको काउंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल फंक्शन होता है ये, ठीक है। आप कब जन्मे हो और आज की डेट, दोनों की डेट आप डाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप आज कितने वर्ष के, कितने महीने के और कितने दिनों के हो चुके हो, ठीक है। तो इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डेज, मंथ और ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स। और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है विच इज यूजफुल टू द फॉर्मूलाज वेयर यू नीड टू एंड कैलकुलेट एन एज। एज को कैलकुलेट करने के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, डेटेड इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। और ये फंक्शन लगेगा कैसे, इक्वल टू डेटेड इफ, पहली डेट मैंने लिखा 02/2001, ठीक है, और कॉमा लगाओगे, फिर एंड डेट मैंने लिखा 02/2002, ठीक है। तो और उसके बाद यूनिट भी लगानी पड़ेगी, फिर कॉमा लगाओगे। यूनिट का मतलब मैंने कहा मुझे ईयर्स में चाहिए, ठीक है, तो बाई लगा के, मंथ में चाहिए होगा तो एम लगा दोगे, डेज में चाहिए हो तो डे लगा देना। मुझे ईयर्स में चाहिए इन दोनों का गैप, तो कितना आ जाएगा, 1 साल का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई।
देख पा रहे हो जैसा कि फंक्शन लगा हुआ है आपके पास 1/1/2001 से हमें 1/1/2003 चाहिए है। तो ये आपका क्या है, ये कुछ तरीके का आपका सिंटेक्स है। क्या है, मीन्स लिखने का तरीका क्या होगा। पहली डेट लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर दूसरी डेट लिखोगे, फिर कुछ इस तरीके से। बाई अगर मंथ निकालना हो तो एम लगाओगे, अगर दिन निकालने हो तो डे लिखोगे। तो 2 कंप्लीट ईयर्स इन द पीरियड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला फंक्शन है आपके पास इवन फंक्शन। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है आपके पास, इवन फंक्शन। सर रिवर्स तो नॉट फंक्शन बताता है। अरे भाई नॉट ही तो बताया था मैंने, पहले एंड को डिस्कस किया था, फिर और को डिस्कस किया था, फिर नॉट को डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार उसको बैक करके देख लो अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है भाई, आ जाओ भाई अब इवन फंक्शन पे। इवन फंक्शन क्या करता है देखो जरा। इवन फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये नियरेस्ट इवन नंबर के ऊपर आपको राउंड ऑफ कर देगा। क्या करेगा, अगर आपका जो भी नियरेस्ट इवन नंबर होगा उसके नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करके आंसर मिलेगा। कह रहा है इवन ऑफ 5, ये तो रहा आपका सिंटेक्स। ये क्या है आपका सिंटेक्स, ये नोट कर लेना भाई, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो इवन फंक्शन लगाए, लिखा है नंबर 5, तो 5 के बगल वाला जो नियरेस्ट नंबर इवन होगा वो 6 होगा। इवन ऑफ 1.5 इसका नियरेस्ट कितना होगा, 2 होगा। कह रहा है इवन ऑफ -2 इसका नियरेस्ट क्या होगा, -2 होगा। और कह रहा है कि इवन 1.1 इसका नियरेस्ट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है और आसान से इसके जवाब हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अरे भाई कमेंट कर दो, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, चलो तो 1.1 के करीब वाला जो आपको ऑड नंबर इवन नंबर मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। चलो आगे देखिए, आगे है आपका ऑड नंबर। ऑड फंक्शन का इस्तेमाल आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि राउंड्स और नंबर अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर, जो भी आपका ऑड इंटीजर होगा उसके नियरेस्ट वो आपको राउंड ऑफ करके देगा अगर ऑड फंक्शन लगा हुआ है। तो ये तो आपका प्रॉपर सिंटेक्स है, लिखने का तरीका किस तरीके से आप लिखोगे, इक्वल टू ऑड और नंबर। अब 1.5 लिखा है तो इसका जो नियरेस्ट ऑड नंबर होगा वो कितना होगा, 3 होगा भाई। ठीक है, अब ऑड 3 ही लिखा तो 3 अपने में ही ऑड नंबर है, तो ये कुछ नहीं, ये एज इट इज आंसर आएगा 3। ठीक है, अब ऑड 2 लिखा है तो 2 के जस्ट नियरेस्ट ऑड नंबर क्या होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, अब ऑड ऑफ -1 भी तो ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ऑड ऑफ -2 का भी अगर आप ऑड नंबर निकालोगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। कुछ ये इसके आंसर होंगे भाई। ठीक है भाई, प्रशांत दुबे कह रहे हैं आ रहा है समझ में। बिल्कुल भाई, समझ में आना चाहिए, तभी हमारी भी मेहनत सफल होगी और आपकी भी मेहनत सफल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई फैक्ट। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फैक्ट फंक्शन क्या करता है। तो जो फैक्ट फंक्शन है वो फैक्टोरियल निकालने का काम करता है। ठीक है ना, किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब जिस नंबर का आपको अगर फैक्टोरियल चाहिए है, तो 5 का अगर आपको फैक्टोरियल चाहिए, इसका मतलब 5 को आप 1 तक लेके जाइए, उसके जो प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वही उसका फैक्टोरियल होगा। तो 5 का फैक्टोरियल भाई कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका क्या है, सिंटेक्स है भाई। पहले फैक्ट से लिखोगे, उसके बाद आप नंबर लिखना चाहोगे जिसका फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हो। ठीक है भाई, अगला देखिए कैसे आएंगे आंसर, देखिए जरा। कह रहा है कि फैक्ट ऑफ 5 अभी बताया कैसे करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे तो आंसर आपको 120 मिलेगा। फिर है फैक्ट ऑफ 1.9। यहां से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डेसिमल मिले 2.3, 2.4, 2.9 कुछ भी डेसिमल मिले तो हमेशा उसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर का ही फैक्टोरियल निकाला जाएगा। ठीक है, लिख लेना इसमें, इन डेसिमल नंबर
बी कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ कांस्टेंट नंबर ओनली। ठीक है, तो यहां पर 1.9 है तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा, यही इसका आंसर होगा। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता, सपोज करिए अगर फैक्टोरियल आपको निकालना होता 5.9 का, ठीक है, तो 0.9 से कोई मतलब नहीं है, तो 5 का ही फैक्टोरियल निकालेंगे, आंसर 120 आएगा। ठीक है, तो डेसिमल से कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को लिख लेना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल ऑफ -1 किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। अगर फैक्ट ऑफ -1 दिया है तो हैशटैग लिख लेना नम। ठीक है, मींस जो उसको नंबर चाहिए वो उसको नंबर नहीं मिल रहे हैं, इस मींस उसमें एरर है। और फैक्ट ऑफ 1 आप जानते हो, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होगा। तो सारे जल्दी से छाप लो क्या क्या इसके आंसर होने चाहिए। ठीक है ना, फैक्ट समझ में आ गया होगा। डेसिमल का ही थोड़ा पॉइंट समझने वाला है। डेसिमल में क्या करोगे, आप सिर्फ कांस्टेंट नंबर का निकालोगे और इस 9 का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यही आपके आंसर होंगे। अब चलते हैं भाई आगे, हमारा अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है डबल फैक्टोरियल। पढ़ा है भाई किसी ने फैक्ट डबल? ठीक है, फैक्ट डबल आपसे पूछा जाता है। फैक्ट डबल करेगा, रिटर्न्स द डबल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जैसे अभी बताता हूं कैसे। ये तो रहा आपका सिंटैक्स। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन का नाम है फैक्ट डबल और यहां पर लिखोगे आप अपना कोई भी नंबर। ठीक है, तो कैसे कैसे आप एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, देखो जरा भाई। फैक्ट डबल लिखा है, जब भी डबल की बात होगी, फैक्ट डबल की बात होगी, तो जो नंबर स्टार्ट होगा जहां से, उससे 2 छोड़ के आप बैक होते जाओगे। जैसे 6 लिखा है तो 6 इंटू 4 इंटू 2, बस खत्म। ठीक है, आंसर 48। ठीक, फैक्ट ऑफ डबल 7, 7 से शुरू करेंगे, 2 माइनस करते जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, 2 का डिफरेंस, 7 5 2 का डिफरेंस, 3 5 2 का डिफरेंस, 1 3 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो 5 3 15, 7 35 इंटू 3, 135 क्या होगा इसका आंसर होगा, सॉरी 105 कितना होगा, 105। क्या आंसर होगा इसका भाई, 105। ठीक, उसके बाद फैक्ट ऑफ डबल -7, यहां भी हैशटैग नम। नंबर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो यहां भी एरर मिलेगी हैशटैग नम की। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना जो है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है ना भाई, तो फैक्ट डबल में आपको सिर्फ ये काम करना होगा। चलेंगे भाई हम लोग, अब लोग आगे आगे देखो, आगे आपसे पूछा गया है जीसीडी। क्या पूछा गया है, जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, इसी को एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये आपसे पूछा जाए। भाई मेरे साथ बने रहना बिल्कुल, और क्लास में ही सब कुछ याद होगा, बाद में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द इंटीजर, और ये जो है वो आपका क्या है, कुछ इस तरीके से लिखा है। जीसीडी फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, पहला नंबर लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर दूसरा नंबर लगाओ, फिर कॉमा लगाओ, जितने भी नंबर हो आप इसी तरीके से लिख से आओ, वो सबका जो है वो जीसीडी निकाल के बता देगा। चलो भाई आ जाइए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। बताओ भाई कौन कौन बताएगा इसका आंसर। कह रहा कि जीसीडी ऑफ 24 और 36, जीसीडी ऑफ 4, 0, जीसीडी ऑफ 8 ऑफ -4 एंड जीसीडी ऑफ 4, -1। लबकुश कह रहे हैं आईसीआर टेक का डीवी कब होगा सर। भाई अपडेट देखनी पड़ेगी कब होगा, जैसा होगा बता दिया जाएगा। ऑड कह रहा है कि 1.5 का सर 1 क्यों नहीं होगा, प्रशांत दुबे पूछ रहे हैं।
ऑड ऑफ 1.5 का 1 क्यों नहीं होगा? मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था कि ये राउंड ऑफ करके लिखा, भाई बैक थोड़े जाएगा। ये ऑड नंबर जब पॉजिटिव ये नंबर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर होने के साथ साथ आपको अगला वाला जो नियरेस्ट ऑड नंबर होगा वो बताएगा। तो 1 के आगे ऑड नंबर तीसरा ही तो आता है भाई, 2 कहां से आएगा? 1 नहीं आएगा, ठीक है, इसका आंसर 3 ही मिलेगा। प्रशांत, बात समझ में आ गई है कि नहीं? ऑड 1.5 जो है आगे का ऑड नंबर देगा, तो आगे 3 ही आता है और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलो, जीसीडी समझ में आ गया हो तो बिल्कुल जय भीम सर। अनुज भाई जय भीम सभी को। जल्दी बताओ जीसीडी। चलो भाई देखो, 24 और 36 की बात कर रहा है। 24 और 36 में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा तो भाई वो कितना होगा? आप सभी लोग जानते हो 24 होगा, सॉरी 12 होगा। कौन होगा? 24 और 36 का जब आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालोगे तो वो कितना आएगा? 12 ही आपको मिलेगा। अच्छा, जब जीसीडी अगर 4 और 0 का निकाला जाए तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपका क्या रहेगा? 4 होता है। अगर इन दोनों में कोई एक भी नंबर नेगेटिव हो जाता है तो आपको एरर मिलेगा #num, ठीक है। और जीसीडी आप बिल्कुल निकाल सकते हो, जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करते हो? आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो जरा, ठीक है। 2 12 2 6 2 3 और 3, तो इसके फैक्टर ये हो गए, ठीक है। 36 के देखो जरा, 18 2 9 3 और 3, ठीक है। कॉमन कौन कौन मिल रहा है? कॉमन कौन कौन मिल रहा है देखो जरा, 1 2 1 2 1 2, बस यही कॉमन है और कुछ नहीं है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या होगा इसका? जीसीडी बन जाएगा। 4 और 0 का जो कॉमन डिवीजर होगा वो 4 होगा भाई, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो ये एरर दे देगा। और 4 और 1 का अगर जीसीडी चाहिए तो आप सभी जानते हो दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है? 1 ही होगा भाई। क्या होगा? 1 होगा। जल्दी से बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रशांत दुबे कह रहे हैं थैंक यू सर भाई, बहुत बहुत वेलकम। बस आपको भाई समझ आना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि सारे फंक्शन आपको एक जगह कंपाइल करके मैंने दे दिए, अब आपका काम है समझना और उसी से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर डाउट होता है तो आप अभी पूछ लो, नहीं डाउट होता है तो अगर बाद में पढ़ते समय होता है तो भाई अगली क्लास में पूछ लेना। आपके लिए सभी दरबार खुले हैं। अगला फैक्टर है, फंक्शन है आपका एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई जैसे जीसीडी हम लोगों ने निकाला था वैसे ही क्या निकालेंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। सिंटेक्स आपका ये रहा, एलसीएम फॉर्मूला लगाओगे, पहला नंबर दूसरा नंबर और नंबर है तो इन तीनों नंबर को कॉमा से सेपरेट करते करते लिखोगे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को लिखते समय किस सिंबल से इसको सेपरेट किया जाता है? तो इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। कॉमा से इन सभी को सेपरेट किया जाता है। भाई समझ लेते हैं क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होंगे। भाई कह रहा कि एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, एलसीएम ऑफ 4 0, एलसीएम ऑफ 8 ऑफ -4, एलसीएम ऑफ 4 एंड 1। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए भाई। एलसीएम तो निकाल सकते हो भाई इन सभी के, कमेंट करके बताओ। इतना भी नहीं करोगे हमारे लिए? इतना तो करो भाई। इसके जल्दी से सभी के एग्जाम्पल कमेंट करो। देखो भाई, अब आपसे पूछा गया है 24 और 36 का कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें तो 24, 48, 72 और 36 और 72,
तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन मिला? 72 मिला। एलसीएम निकालने के तरीके आपको पता है, आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 72 हो जाएगा। अब एलसीएम ऑफ 4 और 0, जब कभी भी कोई नंबर मिलता है और अगर 0 मिलता है तो उस दौरान उसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा हमने जीसीडी में सीखा था, कोई एक नंबर अगर नेगेटिव हो गया तो तुरंत वहां पर क्या देगा? आपको एरर मिलेगी। ठीक है। सारी चीजें, हर तरीके के एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से आपको गलती ना हो। ठीक है। बस आपको इत्मीनान से वीडियो देखना है और नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवीजन करना है। अब 4 और 1 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आंसर क्या होगा भाई? 1 होगा। ठीक है। चलेंगे आगे। आगे है आपका लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है? दिए हुए टेक्स्ट को अगर वो अपर में है तो लोअर में कर देगा। कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर्स, अपर केस बोले तो कैपिटल लेटर्स, अपर केस बोले तो कैपिटल लेटर को वो किस में कर देगा? लोअर केस में, मतलब कि स्मॉल लेटर में। सभी के सभी उसके लेटर कैसे, अल्फाबेट कैसे हो जाएंगे? स्मॉल। ये रहा कुछ आपका सिंटेक्स। इक्वल टू साइन लगा के लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और टेक्स्ट फंक्शन जो है आप अपने इसमें लिख दोगे। और वो भी कैसे लिखोगे? देखो जरा ध्यान से देखना। लोअर फंक्शन क्योंकि स्ट्रिंग होगी तो आप ऐसे लिखोगे AMAN, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करोगे, ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक। चलो भाई, इसी तरीके से एक अपर फंक्शन भी है। अपर फंक्शन क्या करेगा? लोअर केस को मींस स्मॉल लेटर को किस में कर देगा? कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। तो अगर मैंने लगाया अपर और मैंने लिखा AMAN शाक्या, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर क्या मिलेगा आपको? AM सारे ही लेटर्स को क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान आसान आपसे पूछ लेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पाई फंक्शन। ठीक है। जो आप मैथ में यूज करते हो पाई की वैल्यू, तो वही पाई नाम से ही एक फंक्शन बनाया गया है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये पाई जैसे ही अगर आप ये लिखोगे इक्वल टू पाई ब्रैकेट लगाओगे, तुरंत आंसर क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। और इसमें ये पूछता है कि पाई की वैल्यू कितने डिजिट तक देता है, तो आंसर में लिख लेना ये 15 डिजिट तक पाई की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करके देता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे पाई, अब आपसे ये पूछ लेता अगर पाई आपको नहीं पता है कि ये पीआई क्या है, आपको पाई का साउंड जरूर आ, लेकिन जब पहली बार अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको पीआई ही लगेगा, पाई नहीं उसको पढ़ोगे। ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था PIE करके पाई, और ये है सिर्फ PI। तो PI का मतलब है कि अगर ये लिखा है इक्वल टू PI और ये ब्रैकेट लगा है डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू जो है वो क्या देगा? ये वाली वैल्यू 3.14 करके जो भी उसकी वैल्यू है, और डिवाइड करेगा फिर 2 से, तब जाके ये आंसर आपको मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है भाई। अगला है भाई प्रोडक्ट फंक्शन। कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 4 ऑफ -1 4 होगा। सर क्या कह रहे हो भाई? देखते हैं। एलसीएम ऑफ 4 ऑफ -1 क्या बताया है मैंने? क्या कह रहे हो? हाँ तो भाई 4 ही तो होगा। मैंने क्या बताया है? मैंने भी तो 4 ही बताया है भाई। एक इसका एलसीएम भाई 4 ही होगा, इसका 4 होगा। इसमें हैशटैग ये नम दे देगा। ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी 0 नहीं, हाँ। और इसका क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है भाई? एलसीएम ऑफ 4 and 1 4 ही तो होगा भाई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है तो 4 के मल्टीपल लिखो।
और 1 के मल्टीपल लिखो, तो सबसे पहले कॉमन कौन पड़ा? 4 ही तो पड़ा है, तो आंसर 4 ही तो होगा। आगे आओ भाई, लोअर हो गया, अपर हो गया, पाई हो गया। प्रोडक्ट फंक्शन की हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? दिए हुए आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट निकाल के देता है, ठीक है। द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन इन द आर्ग्यूमेंट एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज करिए इस तरीके से आप इक्वल टू करके प्रोडक्ट फंक्शन लगाओगे, नंबर 1 नंबर 2 ये आपके नंबर होंगे। जैसे मैंने लिखा इक्वल टू प्रोडक्ट, लिखा 2,3, तो इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 6, आंसर हो गया। आसान सा है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फंक्शन आपसे पूछा जाता है। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि ये दिए हुए सेंटेंस में या जितने भी वर्ड दिए हुए हैं, तो उनमें ये किसी भी वर्ड का पहला लेटर तो क्या करेगा? कैपिटल करेगा, और बाकी लेटर्स को स्मॉल कर देगा। रिमेनिंग को क्या करेगा? रिमेनिंग को स्मॉल करके लोअर केस में लिख देगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, और जल्दी से देख, लिखा भी है, कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड एनी अदर लेटर इन अ टेक्स्ट फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर अदर देन द, मतलब कि सेंटेंस में जो वर्ड का जो पहला लेटर होगा वही कैपिटल होगा, बाकी सबके सब क्या होंगे? स्मॉल होंगे, ठीक है। देखो जरा एग्जांपल से समझिए। कह रहा कि प्रॉपर माई नेम इज अमन साक्या, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, माई नेम इज अमन साक्या, ठीक है। मतलब कि आप देख पा रहे हो हर एक वर्ड का उसने पहला लेटर, हर एक वर्ड का क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर कैपिटल किया है। किस फंक्शन ने? बेटा आप बताएंगे, प्रॉपर फंक्शन ने, ठीक है ना। तो प्रॉपर फंक्शन से क्या होगा? किसी भी हमने, अरे भाई 1 बता दिया था, चलो कोई बात नहीं, 1 बता दिया था तो आप 4 कर लो, ठीक है। 1 बता दिया था तो भाई 4 कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरीके से मिला? माई नेम इज अमन साक्या। तो हर एक वर्ड का कैपिटल लेटर, पहला एक लेटर क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई। फिर लिखा है क्वेशेंट फंक्शन। क्या है? क्वेशेंट फंक्शन आपका क्या करता है? जब आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, तो उसमें जो फिक्स्ड इंटीजर होता है, जो कांस्टेंट होता है, क्वोशेंट जिसे बोलते हैं, सिर्फ वही आंसर देगा, रिमेनिंग पार्ट आपको नहीं बताएगा। जैसे फंक्शन आपका लगा है क्वोशेंट, ठीक है, और यहां पर लिखा है 10 और 3। तो जब आप 3 को डिवाइड करोगे, सॉरी 10 को डिवाइड करोगे 3 से, तो ये 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा क्वेश्चन ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा? 3 बनेगा। अगला फंक्शन पे आ जाओ भाई, साइन फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा भाई। साइन फंक्शन में क्या करेगा? ये किसी भी नंबर का साइन डिटरमाइन करता है। सिंटेक्स आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सिंटेक्स आपका कुछ इस तरीके से होगा। साइन फंक्शन से आपको साइन के बारे में पता चलेगा। एग्जांपल से देखते हैं, जरा देखिएगा। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो इसका साइन में ये नहीं बताएगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो जब साइन ऑफ 10 पूछेगा तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको, इसका आउटपुट मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। साइन ऑफ 4 -4, क्योंकि दोनों नंबर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। साइन ऑफ माइनस टाइम्स 0 टाइम्स 0 0 1, तो इसका जो आउटपुट होगा भाई, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और यहाँ पे -5 × 2 हो रहा है, मतलब कि -10 हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा,
इसका आउटपुट भी क्या होगा, -1। तो जब साइन ऑफ फंक्शन क्या पता करता है कि इनसे ये पता चलेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 1 आ रहा है तो नंबर पॉजिटिव है, 0 आ रहा है तो नंबर दोनों में क्या आ रहा है, समान, मतलब सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। -1 आ रहा है तो नंबर कैसा है, नेगेटिव है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है भाई, आगे आते हैं, आपका है सम एसक्यू फंक्शन। सम एसक्यू फंक्शन मतलब कि जो भी नंबर होंगे स्क्वायर करके उसका सम निकाल लेगा। क्या करेगा, रिटर्न्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जैसे ये आपका क्या है, सिंटेक्स है, लिखने का तरीका, फॉर्मूला लगेगा कैसे, सम एसक्यू नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। तो मैंने लिखा सम एसक्यू 3 और 4, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन्स 3 3 9 4 4 16, आंसर आपका 25। कुछ इस तरीके से आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, सम एसक्यू फंक्शन जो है दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स का स्क्वायर का सम आपको निकाल के बता देता है। ठीक है, आगे देखो फंक्शन कौन सा है आपके, अगला फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, दिए हुए पैराग्राफ में, सेंटेंस में या सेल में आपने जो भी लिख रखा है, अगर उसमें एक स्पेस के अलावा अगर एक से ज्यादा स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर देता है। कौन, ट्रिम फंक्शन। तो याद करिएगा, रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन इन वर्ड्स। अगर दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस है तब तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्पेस दे रखा है तो आपको ट्रिम फंक्शन मदद करेगा उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। कुछ इस तरीके का आपका सिंटेक्स होगा। देखते हैं भाई एक एग्जांपल से किस तरीके से। जैसा कि देख पा रहे हो आप, लिखा है वेलकम टू परमार एकेडमी, ट्रिम फंक्शन लगा है और वेलकम। आप देख पा रहे हो सभी में सिर्फ एक एक ही स्पेस है, तो एक एक स्पेस है तो इसे कुछ नहीं करेगा, एज इट इज लिख देगा, सिर्फ एक स्पेस ही छोड़ के ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिम फंक्शन लगा है, अब देखो इसके बाद कितना स्पेस है, वेलकम के बाद देखो एक से ज्यादा स्पेस है, टू के बाद भी एक से ज्यादा स्पेस है, परमार के बाद भी एक से ज्यादा स्पेस है और एकेडमी के बाद भी एक से ज्यादा स्पेस है। तो इन स्पेस को रिमूव करेगा और आंसर क्या लिखेगा, कुछ इस तरीके से। वेलकम टू परमार एकेडमी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर भी किया करिए। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट मिलेगा। कुछ भी नहीं छोड़ा है जो आपको बाहर मिले इससे। ठीक है, ये थे आपके सारे के सारे फंक्शन।